सो हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहाँ पर हम लोग आज कवर करने वाले हैं एक बहुत ही न्यू टॉपिक, दैट इज़ रूल ऑफ लॉ एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ये टॉपिक होने वाला है। तो जिस तरीके से हमने पिछली वीडियो के अंदर अब कवर कर चुके हैं ऑलरेडी डेफिनेशंस के बारे में, इसके नेचर, स्कोप और ग्रोथ किस तरीके से हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम सेकंड टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज़ द रूल ऑफ लॉ एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो उससे पहले आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दीजिए कि आप सभी अपने घर पे आई होप कि सेफ होंगे एंड प्यार से होंगे और अच्छे से होंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक दैट इज़ द रूल ऑफ लॉ। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, रूल ऑफ लॉ के एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सा, फिर इसके बाद इसका जो कॉन्सेप्ट है ये डिफाइन करा गया है सर एडवर्ड कूक के द्वारा। तो उन्होंने जो डेफिनेशन दिया, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट समझाया उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एबी डाइसी के 3 प्रिंसिपल्स आ जाएंगे, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ और प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट के बारे में पढ़ेंगे। तो इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए उसके बाद हम लोग आगे कवर करने वाले हैं इसके बेसिक प्रिंसिपल्स जो है रूल ऑफ लॉ के, उनके बारे में। देन इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में इसको किस तरीके से इंक्लूड करा गया है वो पढ़ेंगे। एंड इसके बाद हम लोग इसमें कुछ केस लॉस भी इंक्लूड करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर एक चीज़ इसी नोट्स के अंदर कवर कर ली जाएगी। तो केस लॉस भी इंक्लूड करे जाएंगे, जो कि बहुत ही ईजी से होने वाले हैं। एंड लास्ट में हम इसके मेरिट्स और कुछ डीमेरिट्स भी कवर करते हुए इस टॉपिक को कंक्लूड कर देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो रूल ऑफ लॉ बेसिकली है क्या, इसका एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं सबसे पहले कि रूल ऑफ लॉ होता क्या है। सो रूल ऑफ लॉ जो है ये एक फ्रेंच टर्म से आया है। रूल ऑफ लॉ दैट इज द ला प्रिंसिपे डे लीगलाइट। सो ला प्रिंसिपे डे लीगलाइट एक फ्रेंच टर्म है और इसका मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी। एंड इसी से ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है रूल ऑफ लॉ का वो इमर्ज होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट दैट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ द मैन। कि यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट की जो कि लॉ के प्रिंसिपल्स को ज़्यादा फॉलो करती है, ज़्यादा बेस्ड है उसके ऊपर, नॉट ऑफ द मैन। यानी कि ऐसा नहीं है कि लोगों की सुनी जाएगी, यहाँ पर किसकी सुनी जाती है रूल ऑफ लॉ में, लॉ की सुनी जाती है, ठीक है, ना कि गवर्नमेंट की। तो किसकी सुनी जाती है रूल ऑफ लॉ के अंदर, प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ की सुनी जाती है। सो रूल ऑफ लॉ बेसिकली है क्या, द रूल ऑफ लॉ एक्सप्लेन्स अ स्टेट ऑफ अफेयर्स इन विच एवरीथिंग मस्ट बी डन अकॉर्डिंग टू द लॉ। यानी कि एक ऐसी रूल ऑफ स्टेट है, रूल ऑफ लॉ एक ऐसा अफेयर है, ऐसा स्टेट है जिसके अंदर की हर एक चीज़ जो है वो लॉज के अकॉर्डिंग करी जाती है, ठीक है। एंड रूल ऑफ लॉ जो है एक बेसिक प्रिंसिपल है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन का। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन जो है जहाँ पर इनको सपोर्ट करा जाता है, तो यूएसए के अंदर और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ये डॉक्ट्रिन है रूल ऑफ लॉ, इनको इंसर्ट करा गया है। एंड पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उसका बेसिस क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो इतना इंपॉर्टेंस है रूल ऑफ लॉ का कि पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसी के ऊपर ही बेस्ड है। तो दैट इट मीन्स कि इसमें कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो एग्जैक्ट में रूल ऑफ लॉ बेसिकली होता क्या है, तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं इसकी डेफिनेशंस के थ्रू। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है सर एडवर्ड कुक। सर एडवर्ड कुक जो है, इन्होंने यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को इमर्ज करा है, ठीक है। इनको ओरिजिनेटर कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, रूल ऑफ लॉ का, ठीक है। तो इन अ बैटल अगेंस्ट द किंग, तो बेसिकली ना इनका केस चल रहा था, कह लो एक बैटल चल रहा था किंग के अगेंस्ट में, कि जहाँ पे कि इन्होंने कहा कि किंग से भी सुप्रीम कौन है, गॉड है और लॉ है। तो बेसिकली उन्होंने एक सुप्रीमेसी स्टैब्लिश कर दिया अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव लॉ का, यानी कि लॉ जो है वो एग्जीक्यूटिव से भी ज़्यादा सुप्रीम है। तो ये प्रूफ करने में ये बहुत ज़्यादा कैपेबल रहे, इसी वजह से इनको ओरिजिनेटर कहा जाता है रूल ऑफ लॉ के। एंड इनका नाम क्या है, सर एडवर्ड कोक, ठीक है। देन उसके बाद आता है डाइसी। तो डाइसी ने क्या करा, 1985 के अंदर अपनी एक बुक है इनकी, दैट इज द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर जो रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करा और डेवलप करा। एंड उन्होंने अपने डॉक्ट्रिन को एक्सप्लेन करा इन 3 प्रिंसिपल्स के थ्रू, कि उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ जो कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, जहाँ पे लॉ ही सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, लोगों की नहीं सुनी जाती है, किसी एक पर्सन की नहीं सुनी जाएगी, किसी ग्रुप ऑफ पर्सन की नहीं चलेगी, बल्कि किसकी चलेगी, पूरे पूरे स्टेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉ की चलेगी। सेकेंड चीज़ उन्होंने बोली इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कि सभी जो हैं उनके ऊपर लॉ एक ही समान इक्वली अप्लाई होगा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कांस्टेबल हो, हर एक पर्सन के ऊपर एक ही लॉ अप्लाई करा जाएगा, अलग अलग लॉ सबके लिए नहीं होंगे। लास्टली इन्होंने क्या बोला, प्री डोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट, कि लीगल स्पिरिट जो है उसका डोमिनेंस रहेगा, यानी कि जुडिशरी की हेल्प से हम अपने राइट्स को, अपने फंडामेंटल राइट्स को, अपनी अपनी जो है लिबर्टी को, इसको प्रोटेक्ट करेंगे, हमें जो रिकॉग्नाइज करेंगे लिबर्टी और पब्लिक मीटिंग्स वगैरह को, वो कौन होगी, जुडिशरी होगी। तो इन 3 प्रिंसिपल्स के थ्रू जो ए बी डाइसी हैं, इन्होंने
इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करा अपनी बुक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1985 के अंदर। तो बेसिकली अब एक-एक करके हम इस प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं कि ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ। तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि लॉ जो है सबसे ज़्यादा सुप्रीम है ओवर ऑल द इंडिविजुअल्स। डाइसे ने क्या कहा कि रेगुलर लॉज जो हैं उनकी एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी रहेगी। दे विल बी एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी या फिर प्रीडोमिनेंस कह सकते हैं, दोनों में से आप कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हैं। और रेगुलर लॉज की एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी एज अपोज्ड टू द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्बिट्री पावर्स और डिस्क्रिशनरी पावर्स। आर्बिट्री पावर्स मतलब कि एक ही पर्सन की अगर पावर्स चल रही हैं, और डिस्क्रिशनरी पावर की उसकी मर्जी है कि उसने कौन सी पावर को यूज करना है ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। कहते हैं कि गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर के बजाय किसकी चलेगी यहाँ पे सबसे ज्यादा, रेगुलर लॉज की। उसका मानना ये था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेइंग है, आप इसको मेंशन भी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के अंदर, कि ही बिलीव दैट वेयर एवर देयर इज डिस्क्रिशन देयर इज रूम फॉर आर्बिट्रीनेस। उसका मानना ये था कि जहाँ कहीं पर भी डिस्क्रिशन आ जाती है, जहाँ कर भी मर्जी आ जाती है कि अपने डिसीजन को खुद से ले सकते हैं, अपनी जजमेंट को खुद से पास कर सकते हैं, खुद से रूल्स बना सकते हैं किसी भी एक सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, ठीक है, तो दैट इज नॉट एज डिस्क्रिशन। तो कहते हैं कि जहाँ पर भी डिस्क्रिशन आ जाती है वहाँ पर कुछ ना कुछ आर्बिट्रीनेस तो हो ही जाती है, ऐसा मानना था ए बी डाइसी का। ठीक है, बिलीव दैट वेयर एवर देयर इज डिस्क्रिशन देयर इज रूम फॉर आर्बिट्रीनेस। लेकिन उसने क्या कहा कि कोई भी पर्सन को अरेस्ट नहीं करा जाएगा, ना ही पनिश करा जाएगा अनलेस एंड अनटिल कि उसने कोई लॉ को ब्रीच करा है, कि उसको कोई भी गुड्स के थ्रू या कोई भी बॉडी के थ्रू मतलब कोई पनिशमेंट नहीं मिल सकती, या फिर कोई भी उसको अपनी फाइन्स वगैरह नहीं देने पड़ेंगे इन एनी केस अदर देन द ब्रीच ऑफ लॉ। ब्रीच ऑफ लॉ के अलावा और किसी भी सब्जेक्ट मैटर में उसको सफ़र नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस वाज हेल्ड इन द सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ के अंदर। नाउ सेकंड उसने जो प्रिंसिपल बताया दैट इज इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कि सभी उसने कहा कि इक्वल हैं लॉ के आगे, सभी इक्वली सब्जेक्टेड हैं लॉ के आगे। हर एक क्लास जो है, चाहे वो ऑर्डिनरी लॉ के सभी ऑर्डिनरी लॉ के लिए मतलब इक्वल सब्जेक्शन है, उनके ऊपर सभी के ऊपर इक्वली अप्लाई करा जाएगा ऑर्डिनरी लॉ। एंड सेकंड चीज़ उसने क्या बोली, जुरिस्डिक्शन के रिलेटेड, कि सभी जो है एक ही ऑर्डिनरी कोर्ट्स के अंदर ही उनको सेटल करा जाएगा, चाहे वो इंडिविजुअल्स के राइट्स के डिस्प्यूट हो या फिर वो स्टेट और इंडिविजुअल्स के बीच का राइट हो। ठीक है, यानी कि मतलब नॉर्मल पीपल और स्टेट के बीच का अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो वो भी ऑर्डिनरी कोर्ट्स में सेटल करा जाता था। एंड इसके साथ साथ अगर कोई नॉर्मल प्राइवेट इंडिविजुअल्स के बीच का अगर कोई भी केस है तो इन दैट केस वो भी ऑर्डिनरी जो कोर्ट्स के अंदर ही सेटल करा जाएगा। तो इस तरीके से इसने 2 पॉइंट्स यहाँ पे बोले थे इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंदर। एक तो उसने कहा कि इक्वल सब्जेक्शन के रिलेटेड, एंड सेकंड जो था वो जुरिस्डिक्शन के रिलेटेड था। अब उसने क्या कहा कि हर एक ऑफिशियल, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो कांस्टेबल है या फिर कोई कलेक्टर है अगर टैक्सेस का, तो इन दैट केस वो सभी सारे के सारे जो सिटीजन्स हैं, नॉर्मल सिटीजन्स के जैसे ही ये भी इनके ऊपर भी सेम ही लॉ अप्लाई करा जाएगा विद एनी एक्ट डन विदाउट द लीगल जस्टिफिकेशन। अगर कोई भी एक्ट करते हैं बिना किसी जस्टिफिकेशन के तो सभी के ऊपर इक्वल ही लॉ अप्लाई होगा। लेकिन इंग्लैंड के अंदर क्या होता है, उसने कहा इंग्लैंड के अंदर जो है, अच्छा इंग्लैंड के अंदर भी बेसिकली सेम ही चीज़ होती है, इंग्लैंड में भी सेम ही लॉ अप्लाई होता है, कोई सेपरेट उसमें ट्राइब्यूनल्स नहीं है, कोई स्पेशल कोर्ट्स वगैरह नहीं बनाएंगे ऑफिसर्स के लिए या गवर्नमेंट के डिस्प्यूट्स के बीच में। लेकिन उसने यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करा है ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव को। ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिकली क्या होता है, दिस इज़ अ फ्रेंच सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके ऊपर हम शॉर्ट नोट जब करेंगे तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो बेसिकली अभी आप इतना समझ लो कि जो फ्रेंच का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको हम ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि वहाँ के सिस्टम को उसने क्रिटिसाइज़ करा। उसने कहा कि वहाँ कुछ सिस्टम है, उधर इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं होता है। वहाँ पर क्या होता है, सेपरेट ट्राइब्यूनल्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि अगर कोई भी केस होता है जिसमें ऑफिशियल्स हैं और सिटीजन्स के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो इन दैट केस एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स वहाँ पे बनाए गए हैं, ठीक है। और वहाँ पर इन डिस्प्यूट्स को सेटल करा जाता है। तो ये चीज़ बेसिकली इसमें आप लिख दोगे सिंपली इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंदर। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द थर्ड जो इसका पॉइंट दैट इज प्रीडोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट। कि यहाँ पर उसने कहा कि डोमिनेंस किसकी रहेगी, जुडिशरी की रहेगी। जुडिशरी जो है वो हमारी राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू द पब्लिक मीटिंग, इनको जुडिशियल डिसीजंस के थ्रू प्रोटेक्ट करा जाता है, ठीक है। उसने ये चीज़ बोली यहाँ पे। और उसने कहा कि जो हमारे कोर्ट ऑफ लॉ हैं इनको एज अ गारंटर्स ऑफ लिबर्टी कहा, कि ये क्योंकि हमें कोई भी डिस्प्यूट होता है, हम अपनी राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं, किसी की फंडामेंटल राइट्स हो गई, किसी की नॉर्मल राइट्स अगर इन्फ्रिंज होती है तो इन दैट केस हम कहाँ पे अपील फाइल करते हैं, कोर्ट्स के अंदर जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए, या अगर नॉर्मल कोई वायलेशन है तो इन दैट केस हम हाई कोर्ट्स को अप्रोच करते हैं, है ना। सो इस तरीके से उसने क्या क्या कहा कि जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो क्या है, गारंटर्स ऑफ लिबर्टी हैं, ठीक है। और उसने कहा क्या कहा कि जहाँ कहीं पर भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, वहाँ पर ये उन कंट्रीज़ के अंदर इन राइट्स को रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू गारंटी करा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लैंड के अंदर भी इसी तरीके का सिस्टम है, ठीक है। और उसने क्या कहा, सॉरी, सॉरी, सॉरी।
माय मिस्टेक। तो उसने क्या कहा बेसिकली कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वहाँ पे हर एक कंट्रीज़ के अंदर, बेसिकली हमारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें जहाँ पे भी राइट्स को गारंटी करा जाता है, वहाँ पे कहता है इनको एब्रोगेट भी करा जा सकता है अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की राइट्स हैं ना हमारे पास में। तो वहाँ पर क्या होता है कि इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इन राइट्स को एब्रोगेट करा जा सकता है। लेकिन कहते हैं इंग्लैंड के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड की हमें पता है कि कैसी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं, उनकी उनकी ओरल कॉन्स्टिट्यूशन है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर पढ़ा होगा इसके बारे में डिटेल में, है ना? तो यहाँ पे जहाँ कहीं पर भी फंडामेंटल राइट्स जो हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दिए जा रहे हैं, तो इन दैट केस उनको अमेंड करा जा सकता है। लेकिन हमें पता है कि इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर क्या फ़ॉलो करा जाता है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन फ़ॉलो करा जाता है ना? जिसके थ्रू कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनको कि वो चेंज नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। तो उनको आप चेंज नहीं कर सकते, तो चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, जुडिशियल रिव्यू हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर काउंट होती हैं। इनको चाहे कुछ भी हो जाए, आप अमेंड नहीं कर सकते हैं, राइट? So this is the third principle, that is the predominance of the legal spirit. Now let's move on towards the basic principles of the rule of law. अब ये तो हमने पढ़ लिया थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में, emerge किस तरीके से हुआ है ना, क्या होता है, क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ का, वो किस तरीके से समझा जाता है इसको, किन प्रिंसिपल्स के ऊपर ये बेस्ड है मॉडर्न रूल ऑफ लॉ। तो फर्स्ट इसमें आता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। यहाँ पे देखा जाता है कि लॉ जो है सभी इंडिविजुअल्स में सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। एंड देन सेकंड इज इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सभी पर्सन जो उनको इक्वली ट्रीट करा जाएगा अंडर द सेम लॉ। एंड थर्ड इज अकाउंटेबिलिटी, कि हर एक एक्शन जो होंगे अकाउंटेबल होंगे, उनके लिए हर एक अथॉरिटी को अकाउंटेबल रहना पड़ेगा, रीजंस देने पड़ेंगे, जस्टिफाई करने पड़ेंगे अपने एक्शन। सो दैट इज नोन एज अकाउंटेबिलिटी। देन फोर्थ इज इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, कि जुडिशरी यहाँ पे बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर कोई भी तरीके का जो है मिसयूज़ नहीं कर, कोई भी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के थ्रू मिसयूज़ करता है अपनी पावर्स को, तो जुडिशरी उनके एक्शंस को रिव्यू कर सकती है, ठीक है? तो दैट इज़ नोन एज इंडिपेंडेंस है उनकी जुडिशरी की। देन नेचुरल जस्टिस और फेयरनेस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें से एक प्रिंसिपल आता है इसमें ऑडियो अल्ट्रम पार्टम का, कि हर एक पर्सन जो उसको उसके पास राइट है टू बी हर्ड, कि सभी पर्सन्स की सुनी जाएगी बिफोर गिविंग द फाइनल डिसीजन, ठीक है? तो बिना किसी एक पार्टी की सुने आप डिसीजन नहीं दे सकते हैं कोर्ट। सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। देन जुडिशियल रिव्यू, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। एंड नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सो फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करा है सिटीजन्स को फ्रॉम द आर्बिट्री एक्शंस ऑफ द स्टेट के जितने भी आर्बिट्री एक्शंस हैं उनके अगेंस्ट में जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स के, उनको प्रोटेक्ट करा गया है। तो इस तरीके से ही हमारे रूल ऑफ लॉ के आगे बेसिक प्रिंसिपल्स, जो कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, अकाउंटेबिलिटी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फेयरनेस ऑफ द नेचुरल जस्टिस, जुडिशियल रिव्यू एंड लास्टली द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन आता है। अगर आपको एग्जाम में, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो रूल ऑफ लॉ का अगर कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से इसको इंक्लूड करा गया है। तो वो हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें एक देखने को मिलता है कि रूल ऑफ लॉ को इंक्लूड करा गया हमारी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो आप किस तरीके से लिखोगे, आप लिखोगे दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज द डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ इन बोथ द स्पिरिट एंड द लेटर, कि मतलब इसके प्रॉपर लिखा भी गया है, मेंशन भी करा गया, और इसके स्पिरिट के अंदर मतलब इसका जो एसेंस है बेसिकली, वहाँ पर भी हमें रूल ऑफ लॉ का जो डॉक्ट्रिन है उसको उसका एक एसेंस देखने को मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट हम इसके अंदर फर्स्ट पढ़ते हैं कि प्रियम्बल के अंदर देखो किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन करा गया है। सो प्रियम्बल के अंदर काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, और ये सारे के सारे आइडियल्स जो हैं, दीज आर द वेरी एसेंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ। ये सारी ही चीज़ें जो हैं रूल ऑफ लॉ को एक्सप्लेन करती हैं। सो दिस इज गिवन इन द प्रियम्बल। नेक्स्ट आर्टिकल 13 के अंदर आता है, दैट इज जुडिशियल रिव्यू। सो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है कि कोई भी एक्शन अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो इन दैट केस वो क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये इंश्योर करता है देयर इज द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सब्जेक्ट टू ऑल द लॉज टू द जुडिशियल रिव्यू, कि सारे के सारे जितने भी लॉज हैं उनको रिव्यू करने की पावर है जुडिशरी के पास में। और ताकि ताकि सुप्रीमेसी किसकी रहे, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी रहे, लॉज की सुप्रीमेसी रहे। तो इस तरीके से आर्टिकल 13 जो है ये भी रूल ऑफ लॉ के साथ में रिलेटेड है, एंड इट प्रिवेंट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग द आर्बिट्री और ऑप्रेसिव लॉज। देन आर्टिकल 14 इज रिलेटेड टू द इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है कि सभी जो है वो लॉज के ऊपर इक्वल है, और सभी जो है इक्वल प्रोटेक्शन मिलता है उनको लॉज से। तो आर्टिकल 14 जो उसको हार्ट कंसिडर करा जाता है ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। तो ये क्या कहता है, दैट द स्टेट शेल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ द
इंडिया की स्टेट जो है वो डिनाई नहीं कर सकती किसी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज से विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड इट इंश्योर्स कि कोई भी पर्सन जो है वो लॉज से ऊपर नहीं है और सभी के ऊपर सेम ही लॉ अप्लाई होता है हर एक पर्सन के ऊपर, जो जैसा हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पहले कवर कर चुके हैं। तो इस तरीके से आप फिर आर्टिकल 14 निपटोगे, पहले प्रियम्बल के बारे में आ गया, फिर आर्टिकल 13 आ गया, देन आर्टिकल 14 आ गया। नेक्स्ट इज आर्टिकल 15, तो केस लॉज हम बाद में करते हैं, एक साथ कर लेंगे वो। सो आर्टिकल 15 इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि हर एक स्टेट जो है वो किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में, किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ religion, race, caste, gender, and the place of birth. And this promotes fairness and equality, which are the essential aspects of the लॉ। तो इस तरीके से एक फेयरनेस और इक्वालिटी जो है वो प्रमोट होती है, जो कि बहुत ही एसेंस है रूल ऑफ लॉ के। तो इस तरीके से आर्टिकल 15 को हम एक्सप्लेन कर देंगे कि प्रोहिबिशन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन है। देन आर्टिकल 16 दैट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर देयर इज अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। स्टेट के अगर कोई भी अगर एग्जामिनेशन दे रहे हैं, कोई भी एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर देखें, तो इन दैट केस सभी को मेरिट के बेसिस के ऊपर उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ना कि उनके किसी कास्ट के बेस पे या फिर किसी भी रिलीजन के बेस पे या किसी भी रीजन के बेस पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को मेरिट के बेस पर इक्वालिटी मिलनी चाहिए। सो दैट इज आर्टिकल 16, सो दैट इज द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। Then let's move on towards Article 32. So Article 32 talks about the right to constitutional remedies. तो Article 32 में पता ही है कि क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल रिव्यू का हम इसको कहते हैं आर्टिकल 32, राइट। सो आर्टिकल 32 जो है दैट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये सेइंग किसने कही थी, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कही थी। तो आप ऐसी ऐसी लाइंस इंक्लूड करोगे ना जब अपने क्वेश्चन में आंसर के अंदर, तो इन दैट केस आपको थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा टीचर का भी, कि हाँ बच्चे ने पढ़ा है, उसको पता है, नॉलेज है। अटेम्प्ट करने पे बहुत मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से लिखना है अपने एग्जाम के अंदर आंसर, कुछ भी फालतू बातें नहीं करेंगे। जस्ट यही कि आपको एग्जैक्टली एग्जाम के अंदर क्या-क्या मेंशन करना है टॉपिक के अंदर, क्योंकि बुक्स के अंदर आप देखोगे ना तो ये कहीं पे भी आपको प्रॉपर नहीं मिलेंगे इसके नोट्स एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के। बिकॉज़ एक ही जगह पर आपको कोई भी नोट्स नहीं मिलेंगे, हर एक जो है डिफरेंट जगह पर ही आपको नोट्स इसके मिलेंगे। तो मैं आपको प्रॉपर यहाँ पे अच्छे तरीके से बनाए हुए नोट्स दे रही हूँ, तो इसको अच्छे तरीके से समझ लो कि इस तरीके से आपको एग्ज़ाम के अंदर लिखना है। सो दैट इज़ आर्टिकल 32 व्हिच इज़ द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, और 32 जो आर्टिकल है दैट इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर करा जाता है, व्हिच इज़ सेइंग बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर। और उन्होंने क्या कहा, इट एम्पावर्स द सिटीजन्स टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, कि फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई भी वायलेट करता है तो इन दैट केस हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पास कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील पास कर सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से they guarantee against the arbitrary actions and strengthens the rule of law by ensuring the judicial protection of the rights. Then Article 32 इस तरीके से हाई कोर्ट को भी पावर दिया गया है कि वो रिट्स इशू कर सकते हैं फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड फॉर द अदर लीगल पर्पसेस। तो बेसिकली जो स्कोप है 226 आर्टिकल का, ये 32 आर्टिकल से ज़्यादा होता है, क्योंकि 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में हम रिट फाइल कर सकते हैं सिर्फ फंडामेंटल के राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो इन दैट केस। लेकिन 226 के अंदर जो है हम हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं फॉर द मैटर्स दैट आर अदर देन द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो इसका स्कोप थोड़ा ज़्यादा होता है 226 का। सो विद दिस हमारे यहाँ पे ये आ गया अपना मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो था रूल ऑफ लॉ का। अब हम आगे थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं इसके केस लॉज के बारे में। सो देखो यहाँ पे हम बेसिकली 4 केस लॉज इन टोटल करने वाले हैं, तो बहुत ही ईज़ी से आपने पहले भी पढ़े होंगे। सबसे पहले इसमें केस लॉ आता है केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का 1973 का। तो बेसिकली इसमें इन्होंने क्या कहा कि रूल ऑफ लॉ जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इस वजह से इनको कोई भी अमेंडमेंट से चेंज नहीं करा जा सकता। तो इनको बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड करा गया रूल ऑफ लॉ को, दैट इज अंडर केस ऑफ केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। देन सेकंड केस रिलेटेड इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण 1975 का एक केस है। इसमें उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन रूल ऑफ लॉ को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हम रूल ऑफ लॉ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। दैट वाज हेल्ड इन इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण का केस। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड केस दैट इज मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में उन्होंने कहा कि अगर आर्टिकल 14 को वायलेट करा जाता है तो इन दैट केस वो रूल ऑफ लॉ की वायलेशन मानी जाएगी, ठीक है। ऐसा उन्होंने कहा कि कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस या कोई भी वॉलंटरी लॉ के थ्रू अगर आर्टिकल 14 वायलेट होता है किसी भी तरीके से तो रूल ऑफ लॉ भी वायलेट होगा। सो दिस वाज हेल्ड इन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
देन लास्ट केस इज एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। तो ये इमरजेंसी के रिलेटेड केस है। अब देखो आप इस केस को कैसे याद कर सकते हो, क्योंकि इससे पहले तो वाले 3 केस तो बहुत इंपॉर्टेंट से केस लॉज हैं, हर एक लॉ स्टूडेंट को पता ही होते हैं। लेकिन एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का केस आप कैसे याद कर सकते हो? देखो, एडीएम जबलपुर है, यानी कि ये तो आपको याद करना पड़ेगा, एडीएम जबलपुर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, शिवकांत शुक्ला कि शिव जी के पास चला गया, वो शुक्ला था कोई पर्सन, ठीक है, वो शिव जी के पास चला गया। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी लग गई, भाई इमरजेंसी आ गई है कोई, तो इस वजह से उसको शिव जी के पास जाना पड़ा। तो आप इस तरीके से रिलेट करते हुए इस केस को लर्न कर सकते हो। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला इमरजेंसी के रिलेटेड केस है। और इसमें उन्होंने कहा था, पहले स्टार्टिंग में इनिशियली ऐसा कहा था कोर्ट्स ने कि आप रूल ऑफ लॉ को इमरजेंसी में टेम्परेली सस्पेंड कर सकते हो, बट लेटर ये जो रूल है उसको ओवररूल करा गया था और उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के इसको बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड कर दिया गया है, तो इस वजह से इसको अमेंड नहीं करा जा सकता, ना ही सस्पेंड करा जा सकता है ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो इस तरीके से ये 4th केस आप लर्न कर सकते हो, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला इमरजेंसी का केस है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द मेरिट्स ऑफ द डॉक्ट्रिन। तो इस डॉक्ट्रिन के क्या-क्या मेरिट्स हैं? तो पहला इसमें मेरिट है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के जो भी पावर्स हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक है? उनको जो भी पावर्स दिए गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को, उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है रूल ऑफ लॉ। सेकेंडली, इट वर्क्स एज अ टचस्टोन टू द जज एंड टेस्ट एज द वैलिडिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को चेक करा जाता है कि क्या वो रूल ऑफ लॉ के विद इन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कहीं वो रूल ऑफ लॉ को वायलेट तो नहीं कर रहे। तो एक टाइप का टचस्टोन का काम करता है फॉर द जजेस एंड टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। देन लास्टली, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो हैं उनके अब्यूज़ को होने से रिस्ट्रेन करता है, रोकता है उनके अब्यूज़ को। Now let's move on towards its demerits. तो इसके 3 demerits दिए गए हैं। फर्स्ट इज फेल टू डिफरेंशिएट आर्बिट्री पावर्स फ्रॉम द डिस्क्रिशनरी पावर्स। तो जो यहाँ पे डाइसी ने बेसिकली क्या कहा कि उसने जो ये आर्बिट्री पावर्स और डिस्क्रिशनरी पावर्स ने कहा था ना, कि एक सेइंग कही थी उसने कि डिस्क्रिशनरी पावर जहाँ पे भी होगी वहाँ पे आर्बिट्रीनेस भी आएगी आएगी। तो उन दोनों में डिफरेंस करने से वो फेल हो गया, उसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया इनको कि आर्बिट्री पावर्स और डिस्क्रिशनरी पावर्स किस तरीके से अलग अलग हैं। सेकेंडली, उसने जो फ्रेंच सिस्टम था उसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है? उसने कहा था ना कि फ्रेंच सिस्टम के अंदर जो है अलग-अलग सिस्टम होता है कोर्ट्स का, है ना? तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग से ट्राइब्यूनल्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स के रिलेटेड। तो इसलिए उसने क्या करा, यहाँ पे फ्रेंच सिस्टम को मिसअंडरस्टूड कर लिया था। देन थर्ड इज़ कि उसके टाइम पर क्या था कि क्राउन जो है वो इस डॉक्ट्रिन का यूज़ करते हुए एक इम्यूनिटी एंजॉय करते थे फ्रॉम दैट द किंग कैन डू नो रॉन्ग, कि किंग जो है वो कुछ भी गलत कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से द क्राउन एंजॉयड इम्यूनिटी ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉक्ट्रिन दैट द किंग कैन डू नो रॉन्ग। सो विद दिस वी कम टू द एंड टू द टॉपिक। सो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपको सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं तो इन दैट केस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपको इसके नोट्स एक्सेस करने हैं तो इन दैट केस आप मेरा टेलीग्राम चैनल चेकआउट कर सकते हैं। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, इसके साथ-साथ कमेंट बॉक्स में भी मैं टिप पिन कर दूँगी। तो वहाँ से आप इसका जो है नोट्स एक्सेस कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। एंड वहाँ पे सिंपली बस आप सर्च करेंगे ना तो आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएँगे। एक आप वहाँ पे ना ऐसे सर्च कर सकते हैं, एसएस नोट्स करके लिखा होगा उन्होंने, मतलब मैंने। तो आप एसएस नोट्स जो होंगे ना वो नोट्स एक्चुअल में जो नोट्स मैं वीडियो के अंदर दिखा रही हूँ आपको वो वाले नोट्स हैं, ठीक है? तो आप से सर्च करना जस्ट रूल ऑफ लॉ एसएस नोट्स, तो आपको ये वाले नोट्स वहाँ से मिल जाएँगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो एंड आपको टॉपिक समझ में आया हो तो इन दैट केस प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।